हेलो एवरीवन। हम अष्टांग हृदय चैप्टर 5 का द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय पढ़ रहे थे। उसमें हमने जल वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग पढ़ लिया था। उसके बाद हमने मधु वर्ग भी पढ़ लिया था और तेल वर्ग भी पढ़ लिया था। अब हम तेल वर्ग के बाद जो दिया गया है मध्य वर्ग, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? जल वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग, मधु वर्ग और तेल वर्ग। अब हम पढ़ते हैं मध्य वर्ग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य के गुण, कि हमने हर चीज़ में देखे कि सामान्य सामान्य गुण कैसे हैं, किसके क्या गुण हैं। तो मध्य के गुण क्या है? दीपनम, रोचनम, मध्यम, तीक्ष्ण, उष्ण, तुष्टि, पुष्टिदम, स्वादु, तिक्त, कटुम, अम्ल, पाक, रस, सरम, स कषायम, स्वर, आरोग्य, प्रतिभा, वर्ण, कृत, लघु, नष्ट, निद्रा, अति निद्रेभ्यो, हितम, पित्त, आश्रक, दूषणम, क्रस्थूल, हितम, वृक्षम, सूक्ष्म, श्रोतो, विशोधनम, वात, श्लेष्महरम, युक्ता, पित्तम, विश्वद, अन्यथा। तो क्या क्या है इसके गुण? मध्य अग्नि को प्रदीप्त करता है, रोचन मतलब खाने में रुचि बढ़ाता है, तीक्ष्ण उष्ण होता है, मात्रा अनुकूल अगर हम सेवन करेंगे, मतलब जितनी मात्रा में हमको पीना चाहिए अगर उतनी मात्रा में सेवन करेंगे तो तुष्टि और शारीरिक पुष्टि, शरीर को बलवान बनाएगा और तृप्ति करता है शरीर की। सामान्य मध्य के साथ मधुर, तिक्त, कटु रस वाला होता है और अम्ल पाक होता है। मधुर, तिक्त, कटु रस होता है, अम्ल विपाक होता है, सर मतलब मल को निकालने वाला, इसको पीने के बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। कुछ कषाय रस युक्त होता है और क्या क्या करता है? स्वर, आरोग्य, प्रतिभा, मुख मंडल की कांति को बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? जब हम उसको स्पेसिफिक क्वांटिटी में, मात्रा के अनुकूल अगर सेवन करते हैं तो। लघु है, जिन्हें नींद नहीं आती है और जिन्हें अति नींद आती है उनके लिए हित कर, मतलब जिनको नींद नहीं आती तो उनको अच्छे से नींद आ जाएगी, और जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको जितनी आनी चाहिए कम नींद वैसी आएगी। पित्त और रक्त को दूषित करती है। ठीक है, क्रश को पुष्ट करती है और स्थूल को क्रश करती है, मतलब जो मोटा है उसको पतला करती है, जो पतला है उसको मोटा करती है। रुक्ष सूक्ष्म है, श्रोतों को शुद्ध करती है, वात और कफ दोष को दूर करती है, और अगर विधि के विपरीत मद्यपान कराना हमने तो विष के समान हानिकारक है। ठीक है, तो क्या क्या है ये दोष? सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा दोष को बढ़ाती है? पित्त और रक्त को दूषित करती है। ठीक है, और वात और कफ का शमन करती है। अगर हमने मात्रा अनुकूल सेवन किया तो क्या करेगी? स्वर, आरोग्य, प्रतिभा और मुखमंडल की कांति को बढ़ाएगी। जिसको कम नींद आती है उनको नींद बढ़ाएगी और जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको कम नींद लाएगी। पतले को मोटा करेगी, मोटे को पतला करेगी। रस कौन कौन से? मधुर, तिक्त, कटु और कषाय रस, और अम्ल विपाक होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नया और पुराना मध्य। जैसे हमने गुड़ में देखा था नया और पुराना गुड़, वैसे मध्य में भी। गुरु तद्दोष जननम नवम जीर्णम मतो अन्यथा। नया मध्य गुरु होता है और त्रिदोष कारक होता है। ठीक है, मतलब जो अभी अभी बना है वो क्या होता है? त्रिदोष कारक, तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। और इसके विपरीत पुराना मध्य लघु और त्रिदोष शामक होता है। ठीक है, तो नया वाला क्या होता है? गुरु होता है और त्रिदोष कारक है, और पुराना वाला लघु है और त्रिदोष शामक है। ठीक है, अब मध्य का निषेध। हमने पहले देखा कि मात्रा अनुकूल मध्य का सेवन करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि जिनको मध्य का सेवन नहीं करना है। पेयम न उष्ण उपचारेण न विरिक्ति शुद्धातुरे न अत्यर्थ तीक्ष्ण मृदु अल्प संभारम कलुषम न च। उष्ण गुणयुक्त आहार विहार के साथ, मतलब कब कब और किसके साथ में मध्य नहीं लेना, ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उष्ण गुणयुक्त आहार विहार के साथ विरेचन के बाद भूखे पेट मध्य का सेवन न करें। अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत मृदु और जो समुचित मात्रा में न बनाया गया हो, जो मलिन हो मतलब स्वच्छ नहीं हो, ऐसा मध्य नहीं पीना चाहिए। तो ना जितनी भी उष्ण चीज़ें, क्योंकि पित्त और रक्त को दूषित करता है, तो पित्त वाली चीज़ों में, जैसे उष्ण चीज़ों में जिनको हमने विरेचन करा, जिनका पेट खाली हो, उनको सबको नहीं करना चाहिए। और कैसा मध्य नहीं पीना चाहिए? अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत मृदु और समुचित मात्रा में, मतलब अच्छे से जो नहीं बना हो, जिसमें जो इंग्रेडिएंट वगैरह होते, जो विधि है वो सही से नहीं फॉलो की हो, उस मध्य का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अलग अलग प्रकार की सुराओं का वर्णन है। सुरा भी क्या है? एक मध्य का प्रकार है। ठीक है, तो क्या है? गुल्म, उदर, अर्शो, ग्रहणी, शोष, हृद, स्नेहनी, गुरु, सुरा, अनिलग्नि, मेदो, अश्रक, स्तन्य, मूत्र, कफाभ।
सूरा क्या करती? गुल्म, उदर रोग, अर्श, ग्रहणी और शोष रोग का विनाश करती है। जितनी भी एब्डोमिनल डिसीज है मैक्सिमम उनका विनाश कर रही है। गुल्म पेट में हवा भर जाना, उदर रोग पेट दर्द वगैरह, अर्श पाइल्स, ग्रहणी IBS और शोष मतलब TB राजयक्षमा, इनका विनाश करता है। स्नेह कारक है, गुरु है, वातनाशक है, मेद और रक्त धातु, दूध, मूत्र और कफ दोष को बढ़ाती है। ठीक है, तो गुल्म, उदर, अर्श, ग्रहणी, शोष का नाश करती है और गुरु है तो इन सब चीज़ को बढ़ाएगी, मेद, रक्त, दूध, मूत्र और कफ को। ठीक है, और वात दोष का शमन करती है। उसके बाद क्या है? वारुणी। ये सब ना मध्य के भेद है, सुरा, वारुणी, ये सब। ठीक है, तद्गुणा वारुणी हृदया लघु तीक्ष्णा निहंती च शूलकार स्वमी श्वास विबंध आत्मान पिंसान। वारुणी नाम के मध्य के गुण भी सुरा के समान है। क्या हमने पढ़ा था? वात को शमन करने वाली, कफ को बढ़ाने वाली, गुरु, स्नेहन करने वाली, ये सब। ठीक है, और बाकी कौन कौन से गुण है? हृदय को बल देती है, लघु होती है, ये गुरु नहीं है, ये लघु है। ठीक है, तीक्ष्ण होती है, शूल, कास, वमन, श्वास, विबंध, अफरा और पिनस रोग। इसमें कौन कौन सी डिजीज? इसमें ज़्यादातर ना रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली डिसीज है, कास, श्वास, पिनस, वमन। ठीक है, फिर विबंध और अफरा मतलब आदमन, पेट फूल जाना। उसके बाद है बहेड़े की सूरा, मतलब अलग अलग चीज़ों से जो सूरा बनाई जाती है उनके बहेड़े से, जो से बहेड़े मतलब विविध की, जो मतलब यव। ठीक है, न अति तीव्र मदा लघ्वी पथ्य विविध की सूरा व्रणे पांडु आमय कुष्ठे न चत्यर्थ विरुद्ध्यते विष्टम्भिनी यव सूरा गुर्वी रुक्षा त्रिदोषरा। विभित्ति की सूरा अधिक नशीली नहीं होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा उसमें मद नशा उत्पन्न नहीं होता है, वो हल्की होती है, हितकर होती है। सूराओं की बात है व्रण, पांडु, कुष्ठ रोग में अधिक हानिकारक नहीं होती। मतलब बाकी दूसरी भी जो सूरा है ना, उनको व्रण, पांडु और कुष्ठ रोग में नहीं लेना चाहिए। अगर लेते तो वो शरीर में हानि करती है। ठीक है, लेकिन ये वाली हानिकारक नहीं होती। और यह वाली कैसी होती है? विष्टम्भ कारक, मतलब कॉन्स्टिपेशन करने वाली होती है। गुरु, वृक्ष और त्रिदोष कारक है। त्रिदोष कारक और क्या था? हमने देखा था नया वाला मध्य। ठीक है, कोहली सूरा। कोहली सूरा मतलब क्या होता है? जो एक चीज होती होगी, मतलब कुछ द्रव्य है जिससे बनती है। कुष्मांड, कुष्मांड मतलब कद्दू से बनने वाली सूरा। ठीक है, यह शरीर को स्थूल करने वाली तथा गुरु होती है। तो कद्दू से बनने वाली सूरा कैसे होती है? स्थूल, मतलब मोटा करेगी वो व्यक्ति को, और वो पचने में भी गुरु है। और मधुलक की सूरा कैसी होती है? कफ कारक होती है। ठीक है, तो विष्टम्भ वाली कैसी, विभिद की वाली कैसी होती है? कम नशीली होती है, हल्की, हितकर, व्रण, पांडु और कुष्ठ विकार नहीं करती है। यह वाली विष्टम्भ कारक, गुरु, रुक्ष, त्रिदोष कारक होती है। कद्दू वाली स्थूल करने वाली गुरु होती है और मधुलक वाली कफ कारक होती है। अरिष्ट परिचय। आशा और अरिष्ट दो चीजें होती है। ठीक है, तो अरिष्ट क्या होता है? जिसमें हमने जैसे कोई क्वाथ वगैरह बनाया, उसके बाद हम उसको फर्मेंटेशन करा तो वो अरिष्ट है। और आशा मतलब हमने उसको पकाया नहीं, पानी में से कुछ मिला दिया या फिर स्वरस से बनाया, तो वो आसो है। तो अरिष्ट क्या है? यथा द्रव गुणों अरिष्ट सर्व मध्य गुणाधिक ग्रहणी, पांडु, कुष्ठ, अर्श, शोफ, शोष, उदर ज्वरान हंति, गुल्म, कृमि, प्लीह, कषाय, कटु, वातला। जिन द्रव्यों के संयोग द्वारा जिस अरिष्ट का प्रयोग किया जाता है वह अरिष्ट उन द्रव्यों के गुण धर्म वाले होते हैं। मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि अरिष्ट की यही गुण होंगे। मतलब जिसमें अपन जो मेडिसिन बना रहे हैं उसमें हमने कौन कौन सी औषधियाँ डाली या फिर कोई मद्य बना रहे हैं उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डाली है, उसके अनुसार उसके गुण होंगे। किंतु यह आसव सभी मद्यों में अधिक गुणवान होता है। ठीक है, लेकिन जो आसव है ना वो सभी मद्यों में गुणकारक होता है। क्या कहता है? ग्रहणी, पांडु, कुष्ठ, अर्श, शोफ, शोष, उदर रोग, ज्वर, गुल्म, कृमि, प्लीहा विकार को नष्ट करता है। एब्डोमिनल डिसीज ज़्यादातर हम इसमें लिख सकते हैं मध्य वाली चीज़ों में। ठीक है, स्वाद में कैसा? कषाय और कटु होता है और वात को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद मुनक्का की मध्य। ठीक है, जो अंगूर से बनता है मुनक्का, उसकी मध्य कैसी होगी? माध्विकम लेखनम हृदयम न अत्युष्णम मधुरम सरम अल्प पित्त अनिलम पांडु मेह अर्श क्रमिनाशनम। मध्विका की हिंदी में मुनक्का या दाग कहते हैं। इसके द्वारा बनाया हुआ मध्य लेखन करने वाला, स्क्रैपिंग, मतलब हमारे शरीर में, मतलब हमारे गले में बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है तो अगर उसको हमको वहाँ से हटाना तो स्क्रैपिंग करके, ऐसे मतलब खुरचते हैं ना किसी चीज़ को ऊपर से हटाते हैं, उसको लेखन बोलते हैं। हृदय के लिए हितकर है,
अधिक उष्ण नहीं होती है। मधुर मधुर रस है और गुण में सर है, मतलब गति करने वाला, ये मल को नहीं रोकेगा। पित्त और वात दोष को बढ़ाता है, पित्त और वात को बढ़ा रहा था, कफ शामक होगा। पांडु मतलब एनीमिया, प्रमेह, डायबिटीज, अर्श मतलब पाइल्स, और कृमि मतलब जो वर्म्स हो जाते हैं उनको नष्ट करती है। तो क्या होती है, मृद्विका वाली मधुर रस है, सर है, लेखन करने वाली, हृदय के लिए हितकर, ज़्यादा उष्ण नहीं होती है, पित्त और वात को बढ़ाता है। पांडु प्रमेह, अर्श और कृमिनाशक है। खजूर, शार्कर, आसव मतलब खजूर, शर्करा आदि और गुड़ से बनने वाली मध्य। तो खजूर और शर्करा वाली क्या है, अस्माद अल्पांतर गुणम गुणम खार्जूरम वातलम गुरु शार्कर सुरभि स्वादु हृदयो न अति मधो लघु। तो खजूर से बनने वाली मध्य कैसी होती है, मुनक्का वाला है ना, वैसे ही जो गुण है वही, लेकिन खजूर के मध्य में कुछ कम गुण होते हैं, वातकारक होती है और गुरु होती है, वो भी बात को बढ़ा देती है, हाँ लेकिन थोड़ा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ाएगी, और एक गुरु होती है। और शर्करा, शक्कर से बनने वाली मध्य, सुगंधित, स्वाद में मधुर, हृदय के लिए हितकर, अधिक नशा नहीं करने वाली और लघु होती है। शक्कर से बनने वाली लघु होती है और खजूर से बनने वाली गुरु होती है, ठीक है। और गुड़ से बनने वाली कैसी होती है, श्रेष्ठ मूत्र शक्रद वातो गोड़ स्तर्पण दीपन, मल मूत्र और अपान वायु को निकालने वाली होती है, ठीक है, मतलब जो भी रुका हुआ है ना उन सबको बाहर निकाल देगी। और तृप्तिकारक और अग्निदीपक होती है, मतलब उसको पीने से शरीर में तृप्ति हो जाती है, संतुष्टि मिलती है और जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। अगर हम गुड़ वाला आसो पीते हैं ना तो हमारा डाइजेस्टिव पावर अच्छा होता है। अरे सिद्धू, ये सब ना अलग अलग मध्य के ही भेद है, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। सिद्धू के गुण क्या है, वात पित्त कर सिद्धू, स्नेह श्लेष्म विकार मेद शोफो उदर हर्षग्नस तत्र पक्व रसोगर। वात पित्त कर, ठीक है, वात और पित्त को बढ़ाने वाला है, स्नेहन के कारण उत्पन्न विकार तक कफ विकारों को नष्ट करता है। वात पित्त को बढ़ाने वाला और कफ का नष्ट करने वाला। मेदो रोग, व्रण, शोथ, उदर रोग, अर्श रोग को नष्ट करता। अर्श मैक्सिमम डिसीज में, ठीक है। 2 प्रकार के सिद्धू है, शीत रस की तुलना में पक्व रस से बना हुआ सिद्धू गुणों में उत्तम होता है, ठीक है। एक शीत मतलब ठंडा रस, मतलब जिसको हमने पकाया नहीं है, और पक्व मतलब जिसने को पकाया है, तो जो पक्व वाला है ना वो ज़्यादा उत्तम है। सिद्धू क्या क्या है, वात और पित्त को बढ़ाने वाला, कफ को शमन करने वाला, मेद रोग, अर्श, उदर और व्रण शोथ को नष्ट करता है, और शीत वाले से पक्व वाला ज़्यादा अच्छा होता है। अब मध्वासो, मतलब मधु से बनने वाला जो आसव है ना वो। छेदी मध्वासव तीक्ष्णो मेह पीनस कासचित, मधु के संयोग से बनने वाला आसव, मतलब जिसमें हमने ज़्यादातर मधु मिला ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मधु से बनने वाला आसव मध्वासव। तो क्या होता है, मल आदि को छेदन करने वाला, ठीक है, मतलब टुकड़े कर देगा। गुण में तीक्ष्ण होगा, प्रमेय, पीनस और कास रोग को नष्ट करता है। अब मतलब जो अच्छी क्वालिटी वाला मधु होता है ना, उसको हम अगर खांसी वगैरह हो रही है, हम सिर्फ अगर मधु भी लेंगे ना तो भी हमारी खांसी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो मधु ना कास रोग, पीनस, प्रमेय इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है, तो उससे बनने वाला आसव भी अच्छे से काम करेगा। उसके बाद आता है सूक्त वर्ग। रक्त पित्त कफ क्लेदी कफोत्क्लेदी शुक्तम वातानुलोमनम ब्रश तीक्ष्ण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष अम्लम हृदयम रुचिकरम सरम दीपनम शिशिर स्पर्शम पांडुद्रक कृमिनाशनम। रक्त पित्त और कफ को उबारता है, मतलब क्या, रक्त पित्त और कफ सब बढ़ते हैं इससे, तो वात का शमन कर रहा है, वात दोष का अनुलोमन कर रहा है, ठीक है। गुण में उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष और अम्ल रस प्रधान होता है, हृदय के लिए हितकर है, रुचिकर है, सर मतलब मल को निकालने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाला, स्पर्श में शीत होता है। पांडु रोग, नेत्र और कृमि रोग। अभी तक हमने जितने भी देखे उनमें नेत्र रोग में अभी सुक्त का है, बाकी कोई सी भी मध्य में ऐसा नहीं लिखा था कि नेत्र रोग में अच्छा है, सुक्त के लिए अच्छा आया है। फिर गुड़ आदि का सुक्त। गुड़ इक्षु मध्य माध्विक और सुक्तम लघु यथोत्तरम। गुड़ का सुक्त इक्षु का मध्य निर्माण विधि से बनाया हुआ सुक्त और मुनक्के से बनाया हुआ सुक्त उत्तरोत्तर गुणों में हल्के होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी वाला गुड़ वाला होता है, फिर उससे कम वाला ईख वाला, फिर मध्य विधि से बनाया हुआ और फिर मुनक्के से बनाया हुआ, ठीक है। और कंद आदि के सूक्त क्या होते हैं, कंद मूल फलाद्यम च यद्वद विद्या तदा सुतम। तो सूरण, जिमी कंद आदि जितने भी कंद है, मतलब जो जितने भी हम जमीन के अंदर रहने वाले रूट्स हैं
इनको हम खाते हैं, ठीक है, ट्यूबर्स, ठीक है, जैसे सूरन, जिमीकंद, गाजर, मूली, लौकी, लौकी नहीं आएगा, गाजर, मूली, ये सब कंद है, लेकिन उसके अलावा लौकी, सेम, केवाच आदि जो फल है इनसे बनाए हुए ना आसव क्या होता है, उसी प्रकार लघु होता है, मतलब धीरे कम कम होते जाते हैं उसकी लघुता क्वालिटीज, कि जो कंद है उनसे बनाना सबसे अच्छा वाला, फिर मूल वाला उससे कम और फल वाला उससे भी कम गुणकारक होता है। तो इसलिए अगर हमको अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए तो हमको कंद का यूज़ करना है। शांडाकी, शांडाकी च आसूत चान्यत काल अम्लम रोचनम लघु। शांडाकी, आसूत तथा दूसरे वे द्रव्य जो कुछ दिन तक रख देने पर खट्टे हो जाते हैं वे रुचिकारक तथा लघु होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे मध्य की, मतलब मध्य कैसे बना है, फर्मेंटेशन करके। तो सांडाकी, आसूत, ये सब चीज़ें हैं ना, अगर हम इनको थोड़े समय तक रखते हो वो टेस्ट में खट्टे हो जाते हैं तो वो रुचिकारक, मतलब हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो रुचि को बढ़ाएगा और खाने में भी लघु होते हैं। उसके बाद आता है धान्य आम्ल, ठीक है, ये मध्य का लास्ट क्लासिफिकेशन, लास्ट भेद में है धान्य आम्ल, सोवेरक और तुषोदक। धान्य आम्लम भेदी तीक्ष्ण उष्ण पित्तकृत स्पर्श शीतलम श्रम क्लम हरम रुच्य दीपनम बस्तिशूलनुत शस्तम आस्थापने रद्यम लघुवात कफापहम एभिरेव गुणैर्युक्ते सोविरक तुषोदके क्रमीरद्रो गुल्म हर्ष पांडुरोग निर्वहणे ते क्रमाद वितुषेर विद्यात असुते आतुषेश्च यवे कृते। मतलब धान्य आम्ल मतलब जो कांजी होती है, आप लोग आगे रसशास्त्र में पढ़ोगे कि शोधन वगैरह के लिए कांजी का यूज़ करते हैं। तो कैसे बनती है, चावल और इन सब का फर्मेंटेशन करके, उसे क्वाथ बनाकर उसका फर्मेंटेशन करके बनती है। धान्य आम्ल नामक कांजी मल का भेदन कर उसे निकालती है, तीक्ष्ण उष्ण पित्तवर्धक और स्पर्श में शीतल होती है, ठीक है, पित्त को बढ़ा रही है, ठीक है। यह श्रम एवं क्लम को दूर करती है, रुचिवर्धक, दीपन, बस्ती शूल नाशक, निरूह और बस्ती में उपयोगी, हृदय के लिए हितकर, पाचन में लघु, वात और कफ को नष्ट करती है। पित्त को बढ़ा रही है, वात कफ को नष्ट कर रही है, उष्ण तीक्ष्ण है, अग्नि को बढ़ा रही है, रुचि बढ़ा रही है, हृदय के लिए अच्छी है, बस्ती शूल नाशक है, कौन, धान्य आम्ल, ठीक है। और वे सोवेरक और तुषोदक, ये भी ना धान, जो मतलब धान होते हैं ना उनसे बनते, चावल वगैरह यव इन सब से, ठीक है। तो धान्य आम्ल, सोवेरक और तुषोदक में इतना अंतर है कि तुषोदक मतलब वो जो उसके ऊपर का जो कवरिंग होती है ना उसके साथ बनाते हैं, और सोवेरक मतलब उसके बिना बनाते हैं, ठीक है। इनके सबके निर्माण की प्रोसेस आप लोग भेषज और रसशास्त्र में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो अभी इनकी क्वालिटीज देखते हैं। धान्य आम्ल के समान ही होते हैं लेकिन स्पेसिफिक कृमि रोग, हृदय, गुल्म, अर्श और पांडु रोग का नाश करते हैं। सोवेरक कांजी तुष रहित यव समूह से बनाई जाती है और तुषोदक तुष सहित। तो तुषोदक में तुष है तो तुष के साथ बनाएंगे और सोवेरक उसके बिना बनाते हैं। तो कौन कौन से रोग का नष्ट करते हैं, कृमि, हृदय रोग, गुल्म, अर्श और पांडु। हम सारे मध्य में ये 5 डिशेस तो लिख ही सकते हैं। तो ये हमारा मध्य वर्ग खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, सबसे पहले हमने मध्य के गुण पढ़े, ठीक है। दीपन, पाचन होता है, मधुर, तिक्त, कटु, कषाय रस होता है, अम्ल विपाक होता है। उसके बाद नए और पुराने मध्य देखा कि नया वाला गुरु और तीनों दोषों को बढ़ाने वाला, पुराना वाला लघु और तीनों दोषों का शमन करने वाला, लेकिन इनको मध्य का नहीं पीना चाहिए। फिर सूरा, वारुणी, पहेड़ा, यव आदि की सूरा, अरिष्ट, आसव, मुनक्का की मध्य, खजूर, शर्करा, गुड़ से निर्मित आसव, सिधु, मध्वासव, सुक्त, शांडाकी, धान्य आम्ल, सोविरक, तुषोदक, इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। मतलब ऐसे इसमें क्वेश्चन आता है कि आप मध्य वर्ग के बारे में पढ़ा, बताओ। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि अष्टांग हृदय के चैप्टर 5 में हमने मध्य वर्ग पढ़ा है और फिर उसके अंदर ये इन मध्य के बारे में हमने पढ़ा है। तो पहले अगर हम लोग नाम लिख लेते हैं ना, ताकि हमको बाद में क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले हमने नाम लिख लिया कि ये मध्य हमने पढ़े, तो हम लाइन से उनके बारे में गुण लिखते जाएंगे। लेकिन हमने अगर ऊपर अच्छे से नाम नहीं लिखे और फिर बाद में हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हम भूल गए फिर एक तो छूट गया तो वो सही नहीं रहता है। इसलिए हम पहले से नाम लिख दो सारे, नया मध्य, पुराना मध्य, ये टॉपिक हम क्वेश्चन में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को भी समझ आ जाए कि हाँ इसके पास पूरा सिस्टमेटिक बना है, तो इसने आगे भी अच्छे से ही लिखा होगा, उसको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मूत्र वर्ग।
मूत्रम गो अजा अवि माहिषि गज ओष्ठ खर उद्भवम पित्तलम वृक्ष तीक्ष्ण उष्णम लवण अनुरसम कटु क्रमी शोफ उदराना शूल पांडु कफानिला गुल्म अरुचि विश्वित्र कुष्ठ अर्शांसी जैत लघु। तो 8 प्रकार के मूत्र के बारे में बताया। ठीक है, आचार्य चरक ने भी 8 प्रकार के मूत्र बताए। कौन कौन सा? गाय, बकरी, भेड़ी, माहिसी, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधा। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधा। और जो हमने दूध देखे थे 8 प्रकार के क्षीर, उसमें गधा मतलब जो है ना खर, उसकी जगह पे मानुसी मतलब स्त्री का देखा था। ठीक है, तो मूत्र के क्या क्या गुण है? सभी मूत्र पित्त कारक होते हैं। ठीक है, पित्त को तो बढ़ा दिया। ठीक है, रुक्ष तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण लवण रस युक्त कटु रस होता है। तो पित्त को बढ़ाने वाले रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण रस, कटु रस। कृमि, शोथ, उदर, आनाह, शूल, पांडु कफ वात विकार का नष्ट करते। तो पित्त को बढ़ा रहे और कफ और वात का शमन कर रहे। गुल्म, अरुचि, विष विकार, श्वित्र। श्वित्र एक टाइप की स्किन डिसीज है जिसमें ल्यूकोडर्मा होता है ना, जो वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं वो। कुष्ठ, अर्श, इन सबको शांत करता है। मैक्सिमम चीज़ें मध्य मूत्र में सेम है, जैसे शोथ, कृमि, उदर, आनाह, पांडु, कफवात, शामक, गुल्म, अरुचि, इन सब चीज़ों को, और अर्श। ठीक है, विष, श्वित्र और कुष्ठ अलग आ गए, बाकी सब हम सेम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तोय क्षीरे इक्षु तेलानां वर्गे मध्यस्य च क्रमात् इति द्रव एक देशोयम यथा स्थूलम उदाहरत। जल, क्षीर, इक्षु, तेल, मध्य वर्ग का इस अध्याय में हमने वर्णन किया। इस प्रकार स्थूल रूप से द्रव द्रव्य के एक विशेष अंग को कह दिया गया। ठीक है, यदि श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनुश्री मद वाग्भट विरिचयाताम अष्टांग हृदय संहितायाम प्रथमे सूत्र स्थान द्रव द्रव्य विज्ञानिनां पंचमो अध्याय। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जल वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग, तेल वर्ग, मध्य वर्ग, इन सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मूत्र वर्ग के बारे में हमने सिर्फ नाम और उसके नॉर्मल गुण देखे थे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हमने इन 5 वर्गों के बारे में पढ़ा। तो इन 5 वर्गों में से या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, 10 नंबर में तो नहीं आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप की, इसके गुण क्या है, मध्य के गुण क्या है, मूत्र कितने प्रकार के बताए गए हैं, क्षीर कितने प्रकार के हैं, वारुणी किसका भेद है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।